हेलो बच्चों, नमस्कार। मोशन मंच पर आपका स्वागत है। बेटे आज एक नया टॉपिक अपन लेकर आए हैं जिसका नाम होगा आनुवांशिक विकार। तो आनुवांशिक विकार के बारे में आज अपन को पढ़ना है। तो बेटे ये जो आनुवांशिक विकार होते हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या अपने जनकों से अपनी संतानों में स्थानांतरण होते हैं। तो आइए बेटे देखते हैं कि आनुवांशिक विकार कौन कौन से होते हैं। तो इसमें अपन पहले आनुवांशिक विकार को पढ़ते हैं। तो यह आनुवांशिक विकार होगा, ये होगा बेटे हमारे पास में हीमोफीलिया, यानी हीमोफीलिया। ये याद रखना बेटे, हीमोफीलिया। और इस हीमोफीलिया के बारे में आपने पढ़ रखा होगा कि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग होता है बेटे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। ये रोग सबसे पहले इंग्लैंड के शाही घरानों में खोजा गया। तो इस रोग को रॉयल बीमारी भी कहा जाता है। इस रोग में बेटे क्या होता है कि जब चोट लग जाती है तो चोट लगने के साथ ही रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो फिर जब रक्त का थक्का नहीं जमता है तो यह रक्त लगातार बहता रहता है और इस कारण से रोगी की मृत्यु हो जाती है। ये बेटे भी अपन इसमें देखेंगे कि अगर किसी रोगी पुरुष का विवाह किसी सामान्य महिला से करवा दिया जाए तो उनमें कौन कौन सी संतानें उत्पन्न होगी। तो सबसे पहले अपन चलते हैं, हीमोफीलिया का पहला बिंदु होगा हमारा, यह होगा खोजकर्ता, यानी खोज। तो इसको खोजा बेटे जॉन ऑटो ने, यानी जॉन ओटा ने इसको डिस्कवर किया, जॉन ओटा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना बेटे, हीमोफीलिया को जो खोजा वह खोजा जॉन ओटा में। और कहां खोजा? ब्रिटेन के शाही घरानों में। तो शाही घरानों में खोजने के आधार पर इसको रॉयल डिजीज भी यहां पर आप कह सकते हो, रॉयल या फिर ब्लीडर रोग, रॉयल या फिर ब्लीडर्स रोग भी कहते हो। रॉयल तो इस आधार पर कहोगे बच्चों कि यह बीमारी रॉयल घरानों में, यानी इंग्लैंड की जो महारानी थी उनके शाही घरानों के अंदर इस बीमारी को खोजा। तो इस आधार पर तो इसको शाही रोग या फिर रॉयल रोग भी इसको आप कहेंगे। और इस रोग के अंदर लगातार ब्लड बहता रहता है, तो इस कारण से इस बीमारी को कहा जाता है यानी ब्लीडर डिजीज। तो याद रखना बेटे कि हीमोफीलिया ये एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है जिस रोग में चोट लगने के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है और यह रक्त लगातार बहता रहता है और इस कारण से रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो बेटे हीमोफीलिया को किसने खोजा? तो आपको याद रखना जॉन ओटा, यानी जॉन ओटा ने इसको डिस्कवर किया। और इस बीमारी को सबसे पहले शाही घरानों में डिस्कवर किया, तो इस कारण से इसको रॉयल डिजीज भी कहा जाता है या ब्लीडर्स डिजीज भी कहा जाता है। हीमोफीलिया एक प्रकार का, ध्यान रखना बेटे, यानी लिंग संलग्न वंशागति है। यानी हीमोफीलिया जो है वह है लिंग संलग्न वंशागति। यह भी आपको याद रखिएगा कि हीमोफीलिया एक प्रकार का लिंग संलग्न वंशागति है। यानी हीमोफीलिया की जो वंशागति होगी बेटे वह लिंग गुणसूत्रों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मौजूद होगी। और इस हीमोफीलिया की जो जीन उपस्थित होगी, यानी यहां पर आपको ये तो पता लगी गया कि यह लिंग संलग्न वंशागति है। तो लिंग संलग्न वंशागति का मतलब कि हीमोफीलिया जो है वह लिंग गुणसूत्रों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा। यानी हीमोफीलिया की जो जीन है वह लिंग गुणसूत्रों पर मौजूद होगी। तो वह कौन सा लिंग गुणसूत्र होगा? तो यहां पर आपको याद रखना है, यानी हीमोफीलिया की जीन। बेटे हीमोफीलिया की जो जीन है यह मौजूद होगी अप्रभावी एक्स गुणसूत्र पर। तो यह आपको याद रखना है, अप्रभावी एक्स गुणसूत्र पर। यानी हीमोफीलिया की जो जीन है यह अप्रभावी एक्स गुणसूत्र पर मौजूद होगी। और इस अप्रभावी एक्स गुणसूत्र पर मौजूद होने के कारण तो बेटे इसमें क्या होगा कि यहां पर जो नर होंगे, नर हमेशा इस रोग में नर हमेशा कैसा होगा? यानी रोगी होगा। तथा जो मादा होगी इसमें, तथा मादा हमेशा कैसी होगी? यानी मादा हमेशा वाहक का कार्य करेगी या वाहक होगी। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि हीमोफीलिया की जो जीन है
यह अप्रभावी एक्स गुणसूत्र पर पाई जाती है और इस कारण से नर बेटे इस हीमोफीलिया रोग में हमेशा रोगी रहेंगे और जो मादाएं होगी ये मादाएं हमेशा वाहक का काम करेगी। देखिएगा मादा भी रोगी हो सकती है, लेकिन जब अप्रभावी समयुग्मनजी अवस्था में कोई जीन आ जाती है तो बेटे वह घातक जीन का काम करती है और घातक जीन की अवस्था में उस सजीव की मृत्यु उसकी भ्रूण अवस्था में ही हो जाती है। इस कारण से जो महिलाएं होगी वह अगर अप्रभावी समयुग्मनजी अवस्था में आ गई तो वह उनकी मृत्यु जो है भ्रूण अवस्था में हो जाएगी। तो जनसंख्या में पाए जाने वाली हीमोफीलिया की जो महिलाएं होगी वो बेटे वाहक के रूप में होगी। तो याद रखना कि हीमोफीलिया की बीमारी के अंदर जो नर होते हैं यह हमेशा वाहक का रोगी का काम करते हैं और जो मादाएं होते बेटे यह हमेशा वाहक का कार्य करती है। तो यहां आप देखिएगा अब इसमें होता क्या है कि जो हीमोफीलिया होता है बेटे, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी ये इसमें सबसे मेन कारण है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, नहीं जमता है। तो ये थोड़ा सा याद रखो कि हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। अब इसका कारण भी आपको याद रखना है कि हीमोफीलिया की जो बीमारी है इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है और अधिक रक्तस्राव के कारण उस जंतु की मृत्यु हो जाती है। अब रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता, तो बेटे आपको यहां पर 8वें बिंदु पर आपको याद रखना है कि रक्त का थक्का जमाने वाली, इसमें क्या होगा, रक्त का थक्का जमाने वाली कैस्केड प्रोटीन, कैस्केड प्रोटीन इसमें क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। कैस्केड प्रोटीन इसमें निष्क्रिय हो जाती है। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि बेटे हीमोफीलिया के अंदर क्या हुआ कि रक्त का थक्का नहीं जमा। आपको पता है कि हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है और अधिक रक्तस्राव के कारण यहां पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो बेटे रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता, क्योंकि हमारे अंदर रक्त का थक्का जमाने वाली एक प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन को कैस्केड प्रोटीन कहते हैं और ये जो कैस्केड प्रोटीन होती है ये हीमोफीलिया रोग के अंदर निष्क्रिय हो जाती है और इसके निष्क्रिय हो जाने के कारण बेटे रक्त का थक्का नहीं जमता है और रक्त का थक्का नहीं जमने के कारण ये जो ब्लड होता है वो लगातार एक पीढ़ी से लगातार जो है बेटे बहता रहता है और बहते रहने के कारण जब ब्लड की कमी आती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो क्या क्या याद करना है आपको हीमोफीलिया में, यानी बेटे अपन आनुवांशिक विकार पढ़ रहे हैं। तो आनुवांशिक विकारों में पहला विकार आपके सामने आया है और यह विकार है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें बेटे रक्त का थक्का नहीं जमता है और अधिक रक्तस्राव के कारण व्यक्ति की मृत्यु होती है। यह सबसे पहले आपको याद रखना है। अब इसको शाही रोग क्यों कहा, तो एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि बेटे इसे खोजा गया था इंग्लैंड के शाही घरानों के अंदर, यानी वहां पर जो रॉयल फैमिली होती है उसमें इस बीमारी को सबसे पहले डिस्कवर किया, तो इस कारण से इसको शाही रोग भी कहा जाता है। और चूंकि इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है तो इसे ब्लीडर यानी एक तरह से खूनी या ब्लीडर रोग भी इसको कहा जाता है। ये एक प्रकार की लिंग संलग्न वंशागति है। अगर आपको याद आ रहा हो तो बेटे अपने लिंग संलग्न वंशागति को दो भागों में बांटा था, एक तो एक्स लिंग संलग्न वंशागति और एक वाई लिंग संलग्न वंशागति। तो एक्स लिंग संलग्न वंशागति ये हीमोफीलिया, वर्णांधता, सिकल सेल एनीमिया, ये इसके एग्जाम्पल है। तो हीमोफीलिया एक प्रकार की लिंग संलग्न वंशागति है और इस हीमोफीलिया की जो जीन है, हीमोफीलिया की जो जीन है वह अप्रभावी एक्स गुणसूत्र पर पाई जाती है। यहां तक भी आपको याद हो गया। और अप्रभावी एक्स गुणसूत्र पर पाए जाने के कारण बेटे हीमोफीलिया जो है उसमें नर जो हो वह तो हमेशा रोगी होगा और जो मादाएं होगी वह हमेशा वाहक होगी। कभी कभी अगर मादाएं समयुग्मनजी अवस्था में अप्रभावी हो गई तो बेटे ये घातक जीन का काम करती है और घातक जीन वाली अवस्था के अंदर इन जो मादाएं होती है इनकी मृत्यु भ्रूण अवस्था में हो जाती है। तो जनसंख्या में अप्रभावी समयुग्मनजी मादाएं नहीं पाई जाएगी। तो यह आपको याद रखना है कि मादाएं इसमें वाहक होती है और नर हमेशा रोगी होते हैं। अब बात आती है कि हीमोफीलिया में क्या होता है, इसका लक्षण क्या है। तो बेटे क्या बताया था कि हीमोफीलिया में
हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। क्यों नहीं जमता? तो बेटे रक्त को जमाने वाली एक प्रोटीन होती है जिसे कैस्केड प्रोटीन कहते हैं, और ये कैस्केड प्रोटीन जो है ये हीमोफीलिया में निष्क्रिय होती है, और निष्क्रिय हो जाने के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। अब अपन देखते हैं कि हीमोफीलिया के कितने प्रकार होते हैं। तो यहां पर अगला जो पार्ट होगा बेटे हमारा, ये होगा हीमोफीलिया के प्रकार। यानी यहां पर अपन देखते हैं हीमोफीलिया के प्रकार, हीमोफीलिया के प्रकार। तो हीमोफीलिया बेटे पहला प्रकार इसमें होगा हीमोफीलिया ए, और ये जो हीमोफीलिया है ये रक्त स्कंदन कारक ये बेटे 8 में, रक्त स्कंदन कारक 8 में से संबंधित है। में कमी मान लो या से संबंधित है, रक्त स्कंदन कारक 8 में कमी, ये आपको याद रखना है। दूसरा यहां पर आपको ये याद रखिएगा बेटे कि इसमें है हीमोफीलिया बी, और हीमोफीलिया है रक्त स्कंदन कारक नंबर 9 की कमी से होगा। और यहां पर तीसरा जो होगा बेटे, ये तीसरा होगा हीमोफीलिया सी, और ये जो हीमोफीलिया सी है रक्त स्कंदन कारक 11 की कमी से होगा। तो यहां आप देख ले कि बेटे हीमोफीलिया के 3 प्रकार होते हैं, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया जो ए है यह 8वें रक्त कारक की कमी की वजह से होगा, और जो बेटे हीमोफीलिया बी है वह 9वें रक्त स्कंदन कारक की कमी से होगा, और हीमोफीलिया सी है वह 11th यानी 11वें रक्त स्कंदन कारक की कमी से होगा। क्योंकि बच्चों ये तो आप भी जानते होंगे कि हमारे रक्त को जमाने के लिए 13 रक्त स्कंदन कारक मदद करते हैं, जिनका अधिकांश निर्माण हमारे यकृत में होता है। तो हीमोफीलिया जो संबंधित है रक्त स्कंदन कारक 8, रक्त स्कंदन कारक 9 और रक्त स्कंदन कारक 11, ये 3 रक्त स्कंदन कारकों की असामान्य अवस्था के कारण हीमोफीलिया रोग होते हैं। तो हीमोफीलिया जो ए है वह 8वें रक्त स्कंदन कारक से संबंधित होगा, हीमोफीलिया बी वह 9वें रक्त स्कंदन कारक से संबंधित होगा, और हीमोफीलिया सी ये 11वें रक्त स्कंदन कारक से संबंधित होगा। अब बेटे ये तो आपको इसका भी पता लग गया। अब आपको ये पता लगाना है कि जैसे किसी रोगी पुरुष का विवाह किसी सामान्य पुरुष से करवा दिया जाए तो कौन सी संतानें उत्पन्न होगी। तो यहां आपको याद रखना है बेटे, ये आपको याद रखना है कि हमारे पास में XY है, तो XY वाली अवस्था में इसे आप कहेंगे सामान्य नर, इसको आप कहेंगे सामान्य नर। लेकिन अगर ये XY और ये यहां पर हीमोफीलिया की जीन है तो अब इसे आप कहेंगे रोगी नर, यहां पर आप इसे कहेंगे रोगी नर। तो बेटे अगर रोगी नर का जीनोटाइप आपको याद रखना है तो X, H और Y, ये आपको इसका जीनोटाइप याद रखना है। ये यहां पर महिला है तो इसे आप कहेंगे सामान्य महिला। बेटे ये यहां पर हो जाएगी सामान्य महिला। तो सामान्य महिला अगर आ जाए तो उसका जीनोटाइप इस तरह से आप याद रखना है। और अगर बाय द वे कि यहां पर बेटे ये इस तरह से आ जाए तो इसे आप कहेंगे वाहक महिला, इसको आप बोलेंगे वाहक महिला। तो वाहक महिला में जो 2 X होते हैं उस पर आपको एक हीमोफिलिक X बनाना पड़ेगा। और अगर इस कंडीशन में आ जाए महिला, यहां पर ये भी H और H, तो फिर इसे आप कहेंगे रोगी महिला। लेकिन यहां पर बेटे ये यहां जो होती है ये काम करती है घातक जीन, और इस कारण से यहां पर महिला की भ्रूण अवस्था में ही मृत्यु हो जाती है। तो ये यहां पर जीनोटाइप आपको याद रखना है। अगर सामान्य नर के बारे में आ जाए तो याद रखोगे XY के रूप में याद करना है, रोगी नर के बारे में आ जाए तो XX और Y के रूप में याद करना है, सामान्य महिला आ जाए तो बेटे XX उसका जीनोटाइप होगा, वाहक महिला आ जाए तो XX और X
ये इसका जीनोटाइप होगा, और अगर रोगी महिला आ जाए तो HH ये इसका जीनोटाइप होगा। अब बच्चों आप बताओ किसका विवाह किसके साथ करवाएं। तो आइएगा यहां अपने क्वेश्चन लेते हैं। बेटे एक क्वेश्चन है हमारे पास में कि किसी रोगी पुरुष का विवाह, यहां आप देखते हैं रोगी पुरुष का विवाह किसी वाहक महिला से कराया जाए तो उत्पन्न संतानों का व्यवस्था बताइए। कराया जाए तो उत्पन्न संतानों के बारे में बताइए, बताइए। ये क्वेश्चन है बेटे हमारे पास में। यानी एक बार और अच्छी तरह से देख ले कि रोगी पुरुष का विवाह किसी वाहक, तो एक तो आपको क्या ध्यान रखना है, रोगी पुरुष का विवाह किसी वाहक महिला से कराया जाए तो उत्पन्न संतानों के बारे में बताइए। तो बेटे यहां पर आप देखो कि इधर यहां पर अपन क्या लें, सबसे पहले तो अपन यहां पर क्या होगा, रोगी नर जिसका जीनोटाइप XH और Y होगा। यहां अपन ने यहां पर लिया वाहक महिला। तो यहां अपन देखते हैं कि रोगी महिला, और इधर यहां पर अपन देखते हैं वाहक महिला। तो यहां अपन वापस इस पर आते बेटे, तो यहां पर एक तो रोगी नर है बेटे, ये ध्यान रखना, और एक क्या है यहां पर वाहक महिला। तो रोगी नर का जीनोटाइप तो ये है और वाहक महिला का जीनोटाइप ये है। तो यहां आप देखिएगा कि इससे दो तरह के युग्मक बनेंगे, XH और Y। इससे बेटे यहां पर दो तरह के युग्मक बनेंगे, यानी XH और X। अब देखो बेटे इसको इससे आप मिलाएंगे तो ये होगा XH और XH। ध्यान से देख लो, इसको बेटे अगर आप इससे मिलाएंगे तो ये बनेगा XH और X। अब यहां पर इसको इससे मिलाएंगे तो ये XH और Y, और इसको इससे मिलाएंगे तो XY। अब रिजल्ट देखो बेटे, तो रिजल्ट आपके पास में क्या मिला कि यहां पर 25% इसका जो रिजल्ट मिला बेटे यहां पर, तो इसका रिजल्ट आप देखिएगा कि 25%। तो यहां पर आपको मिले यानी XH, यानी ये क्या हुए, यानी रोगी महिला जो कि भ्रूण अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाएगी। दूसरे नंबर पर अपन चलें तो यहां पर आपको मिले 25% इसमें मिलेगी बेटे, यानी XH और X, यानी इसको आप कहोगे वाहक महिला, ये आपको याद रखना है। और 25% यहां पर आपको 25% बेटे आपको रिजल्ट मिलेगा X, Y और ये H। तो इसको आप क्या कहोगे, तो ये हो जाएगा यहां पर रोगी नर। और एक यहां पर 25% जो मिलेगा वह XY, यानी यहां पर होगा सामान्य नर। तो कहने का मतलब इसमें सामान्य महिला नहीं मिलेगी। तो बच्चों आप देख लो कि यहां पर पहला तो एक तो रोगी पुरुष का विवाह किसी वाहक महिला से कराएं, तो रोगी पुरुष का जीनोटाइप है XH और Y, और वाहक महिला का जीनोटाइप है XH और X। अब इनको युग्मक की फॉर्म में लेके आ जाओ, तो XH और Y इधर युग्मक की फॉर्म में लाओगे बेटे तो XH और X। अब इस XH को इससे मिलाएंगे तो यहां पर ये XH और XX, तो एक रिजल्ट तो हमारे पास में ये मिला। उसके बाद में इस XH का फिर जो गैमेट है वो इस X से मिलाएंगे तो XH और केवल X। तो ये तो हमारे पास में क्या है, रोगी महिला, और ये है बेटे वाहक महिला। फिर Y को अपन इस X से मिलाएंगे तो XH और Y यानी रोगी पुरुष होगा, और इस Y को इस X से मिलाएंगे तो ये सामान्य पुरुष होगा। तो रिजल्ट क्या मिला हमें, 25% तो रोगी महिला, 25% वाहक महिला, 25% रोगी जो है नर, और 25% जो मिला बेटे वो मिला हमें यहाँ पर 25% जो यहाँ पर मिला बेटे वो मिला हमारे पास में सामान्य नर। तो इस तरह से ये टॉपिक था हमारे पास में हीमोफीलिया। तो बेटे ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन हीमोफीलिया के बाद में अगला जो रोग आता है हमारे पास में, ये रोग होगा वंडांधता।
अगली जो यहाँ पर अगला जो रोग है बेटे, तो ये रोग है वर्णांतरता। अगली जो बीमारी नंबर 2, जिसको आप कह सकते हो कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, तो बच्चों ये याद रखना, यानी वर्णांतरता। अगली जो बीमारी है या अगला जो आनुवांशिक विकार है, तो यह आनुवांशिक विकार है वर्णांतरता। बच्चों आपने नाम सुना होगा कि हमारे रेटिना के अंदर शलाका और शंकु होते हैं। तो बेटे जो शलाका होते हैं वह रंग भेद में मदद करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि एक ऐसा रोग हो जाता है जिसके कारण जो पुरुष होता है या महिला होती है बेटे, वह लाल, हरा और नीला ये 3 रंगों में भेद नहीं कर पाता है। तो 3 रंगों में भेद नहीं कर पाता है, तो इस बीमारी को कहा जाता है वर्णांतरता। तो बेटे ये वर्णांतरता का जो परीक्षण होता है ये कहां कहां जरूरी है, तो एक तो बेटे ये मिलिट्री के अंदर ये परीक्षण बहुत जरूरी है, और एक जो है रेलवे डिपार्टमेंट में ये बहुत जरूरी है। अब देखिएगा कि रेलवे डिपार्टमेंट में मान लो कोई ड्राइवर है, अब रेल का ड्राइवर है और उसको ये वर्णांतरता है, आगे से कोई लाल झंडी दिखा रहा है कि भाई पुलिया टूट रही है, इधर मत आइएगा, ट्रेन रोक दीजिएगा, लेकिन बेटे वो लाल रंग में भेद नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, वो ट्रेन को चलाता जाएगा और ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। इसी तरह से कोई मिलिट्री में कैप्टन है और आगे दूसरी टीम जो है बेटे फंसी हुई है और वहां लाल झंडा वो दिखा रही है कि इधर मत आना, इधर खतरा है, लेकिन ये जो कैप्टन है ये लाल रंग में भेद नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये वर्णांतरता वाला है, तो ये अपनी टीम को भी उधर ले जाएगा तो खुद मरेगा और साथ में और सैनिक को भी मारेगा। तो रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर और जो है आर्मी डिपार्टमेंट के अंदर बेटे ये वर्णांतरता का पहले टेस्ट होता है, उसके बाद में जो है ये यहां पर इनको भर्ती किया जाता है। तो वर्णांतरता में मैंने क्या बताया बेटे आपको कि वर्णांतरता में लाल, हरा और नीला ये 3 रंगों में कोई व्यक्ति भेद नहीं कर पाता है, तो ऐसी बीमारी को वर्णांतरता कहा जाता है। और ये वर्णांतरता बेटे 3 तरह की होगी, जैसे एक तो प्रोटोनोपिया, ड्यूटेरोनोपिया और ट्राइटोनोपिया। प्रोटोनोपिया में बेटे यानी लाल रंग में भेद नहीं कर पाएगा, ड्यूटेरोनोपिया में हरे रंग में भेद नहीं कर पाएगा, और जो है लास्ट में है बेटे ट्राइटो, वो जो है नीले रंग से संबंधित है। तो आइएगा ये वर्णांतरता क्या है, तो सबसे पहले वर्णांतरता का पहला पॉइंट आप लेना बेटे डिस्कवर यानी खोज। तो इसको जो खोजा ये खोजा बाय हॉर्नर। तो याद रखना एक वैज्ञानिक हुआ है बेटे हॉर्नर, जिसके द्वारा इस वर्णांतरता को खोजा गया। हीमोफीलिया की तरह ही वर्णांतरता भी कौन सी बीमारी है, तो बेटे ये भी लिंग संलग्न वंशागति है। ये भी है लिंग संलग्न वंशागति। लिंग संलग्न वंशागति। तो याद रखना वर्णांतरता भी कौन से रोग है, लिंग संलग्न वंशागति है। यानी वर्णांतरता है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, ये बेटे लिंग संलग्न वंशागति है, और वो भी कौन सी, एक्स वाली है, एक्स लिंग संलग्न वंशागति। तो फिर इसकी जो जीन होगी, यानी यहां पर आप याद रखना वर्णांतरता की जीन, वर्णांतरता की जो जीन है, इसकी जो जीन है बेटे, ये जीन आपको मिलेगी अप्रभावी एक्स गुणसूत्र पर। तो ये हीमोफीलिया की तरह आपको याद रखना है कि वर्णांतरता की जो जीन है, ये जीन आपको कहां मिलेगी, वही अप्रभावी एक्स गुणसूत्र पर। और जब जीन अप्रभावी एक्स गुणसूत्र पर होती है, तो बेटे इसमें फिर आपको याद रखना है कि इसमें जो पुरुष होंगे, पुरुष क्या होंगे, पुरुष तो हमेशा रोगी होंगे, और यहां पर जो महिला होगी बेटे यहां पर, यानी पुरुष तो हमेशा रोगी होंगे, और जो महिला होगी ये महिला हमेशा क्या होगी, यानी वाहक होगी। तो देखें रोगी और महिला जो होगी बेटे यहां पर महिला, तो ये महिला क्या होगी, वाहक। तो एक बार और ध्यान से देख ले कि हीमोफीलिया की तरह ही वर्णांतरता के अंदर पुरुष हमेशा क्या होंगे, रोगी होंगे, और नर हमेशा क्या होंगे, मतलब पुरुष तो हमेशा क्या होंगे बेटे, रोगी, और महिला हमेशा क्या होगी, वाहक होगी। कारण क्या याद हुआ, क्योंकि वर्णांतरता की जो जीन है, ये जीन भी आपको कहां मिलेगी, वही अप्रभावी एक्स गुणसूत्र पर मिलेगी। अब इस बीमारी में होगा क्या, तो इस बीमारी में बेटे याद रखना कि जो भी रोगी होता है, यानी जो भी रोगी होता है बेटे, तो रोगी यहां पर लाल,
याद रखना बेटे, लाल, हरे और नीले रंग में भेद नहीं कर पाता, भेद नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि वर्णांतरता होती क्या है। तो वर्णांतरता में जो रोगी होता है, ये रोगी बेटे 3 रंगों में भेद नहीं कर पाएगा। पहले नंबर पे लाल रंग में भेद नहीं कर पाएगा, नीले रंग में भेद नहीं कर पाएगा और हरे रंग में भेद नहीं कर पाएगा। तो ये कैसे पता चलेगा हमें कि ये व्यक्ति लाल, हरे और नीले रंग में भेद नहीं कर पा रहा? तो बेटे वर्णांतरता का एक परीक्षण होता है, यानी वर्णांतरता परीक्षण, वर्णांतरता का एक परीक्षण होता है। तो उस परीक्षण को यहां पर अपन देखेंगे। वर्णांतरता का एक परीक्षण होता है, हाँ, तो यहां पर ये जो वर्णांतरता है, तो वर्णांतरता का एक परीक्षण होगा बेटे, वर्णांतरता का परीक्षण। तो वर्णांतरता का जो परीक्षण है इसको बोलते हैं इशिहारा, इशिहारा टेस्ट। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि वर्णांतरता का एक परीक्षण होता है और इस परीक्षण को इशिहारा टेस्ट कहते हैं, इशिहारा टेस्ट। तो एक बार अपन रिपीट कर लें, अपन पढ़ क्या रहे हैं बेटे, वर्णांतरता। तो वर्णांतरता में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो रोगी होता है वह लाल, हरे और नीले रंग में भेद नहीं कर पाता है। तो फिर यहां पर याद रखना कि वर्णांतरता का जो परीक्षण है वह इशिहारा टेस्ट से किया जाता है। तो इशिहारा टेस्ट में क्या होता है बेटे कि यहां पर एक गोला होता है, इसमें अलग अलग तरह के डॉट्स होते हैं, है ना, इस तरह से यहां पर ये डॉट्स होते हैं। तो ये जो डॉट्स होते हैं, इन डॉट्स के अंदर लाल, हरे, नीले डॉट्स होते हैं। इनको गिना जाता है कि कितने लाल है, कितने हरे हैं और कितने नीले हैं। अगर कोई व्यक्ति सही तरह से गिन पाता है तो फिर वो टेस्ट नेगेटिव आता है। अगर कोई व्यक्ति इन लाल, हरे, नीले बिंदुओं को सही तरह से नहीं गिन पाता है तो फिर अपन कहेंगे कि ये वर्णांतरता पॉजिटिव है। ये जो वर्णांतरता है बेटे, ये वर्णांतरता 3 प्रकार की होती है यहाँ पर, यानी आपको याद रखना है कि इसके जो टाइप्स होंगे, यानी वर्णांतरता के जो प्रकार हैं, प्रकार में इसमें पहला प्रकार तो आपको याद रखना है, इसको कहा जाता है प्रोटोनोपिया। प्रोटोनोपिया ये संबंधित होगी लाल रंग से, ये लाल रंग से संबंधित है। दूसरी जो यहां पर आपको याद रखना है ये होती है बेटे ड्यूटेरोनोपिया। ड्यूटेरोनोपिया ये यहां पर जो है हरे रंग से संबंधित है, ये ध्यान रखना, ये हरे रंग से संबंधित है। और तीसरे नंबर की जो यहां पर होती है ये होती है बेटे यहां पर ट्राइटोनोपिया, ट्राइटोनोपिया, नोपिया, और ये यहां पर होगी नीले रंग से संबंधित, ये नीले रंग से संबंधित होगी। तो बच्चों यहां पर अच्छी तरह से देख ले कि यहां आप ये देखिएगा कि जो वर्णांतरता है, ये वर्णांतरता का परीक्षण तो इशिहारा टेस्ट कहलाता है और ये 3 तरह की होगी। प्रोटोनोपिया जो लाल रंग में भेद करने से संबंधित है, ड्यूटेरो हरे रंग से संबंधित है और ट्राइटो नीले रंग से संबंधित है। तो बच्चों एक बार फिर देख लें आप यहाँ पर कि वर्णांतरता जिसको हॉर्नर ने खोजा गया, और ये वर्णांतरता भी एक प्रकार का लिंग संलग्न वंशागति है, इतना याद रखना है। वर्णांतरता की जो जीन है वह अप्रभावी X गुणसूत्र पर पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। और इस रोग में वर्णांतरता में पुरुष हमेशा रोगी होंगे और महिला हमेशा वाहक होगी, और जीनोटाइप वही रहेगा जो अपन ने वहां पर पहले लिखा था। और इसी तरह से रोगी इसमें लाल, हरे, नीले रंग में भेद नहीं कर पाता है। वर्णांतरता का जो परीक्षण है वह इशिहारा टेस्ट कहलाता है और ये 3 प्रकार की होती है, प्रोटोनोपिया, ड्यूटेरोनोपिया, ट्राइटोनोपिया। प्रोटो जो लाल रंग से संबंधित है, ड्यूटेरो हरे रंग से संबंधित है और ट्राइटो नीले रंग से संबंधित है। इसमें भी एक क्वेश्चन होता है बेटे कि अगर किसी सामान्य पुरुष का विवाह किसी जो है वाहक महिला से करा दिया जाए तो बताओ उसकी संतानें क्या होगी। तो यहां देखते हैं एक क्वेश्चन, यहां पर अपन देखते हैं बेटे, ये क्वेश्चन है हमारे पास में, किसी सामान्य पुरुष का विवाह किसी वाहक वर्णांतरित
किसी वाहक वर्णांध्र महिला से कराया जाए, किसी वर्णांध्र महिला से कराया जाए, किसी वर्णांध्र महिला से कराया जाए तो उत्पन्न संतानों के बारे में बताइए। तो उत्पन्न संतानों के बारे में बताइए। तो बेटे उसी तरह से आपको याद रखना है कि जीनोटाइप आपको वही याद रखना है। पहले यहां पर आप लोगे सामान्य पुरुष, यहां पर आप लेंगे सामान्य पुरुष और सामान्य पुरुष का जीनोटाइप होगा XY। इधर यहां पर आप लेंगे वाहक महिला, यहां पर आप लोगे वाहक महिला, तो वाहक महिला का जो जीनोटाइप होगा वह XX और ये वर्णांध्रता की जीन यहां पर होगी। तो ये तो आपको याद रखना है कि सामान्य पुरुष है तो उसका जीनोटाइप XY होगा और वाहक महिला है तो बेटे एक ही X पर जीन होगी, एक पर नहीं होगी। इनके युग्मक आप देखिएगा तो इससे जो युग्मक बनेंगे वह X और Y बनेंगे, इससे जो गैमेट बनेंगे बेटे वह X और X, और ये X हमारे पास में ये जीन वाला है। अब इसको यहाँ पे इससे मिलाएंगे तो X और X यहाँ पर ये रिजल्ट मिलेगा, इसको बेटे इससे मिलाएंगे तो X और X हमें ये रिजल्ट मिलेगा। यहां पर अपन इसको मिलाएंगे तो XY ये हमें रिजल्ट मिलेगा और इसको यहां से इसको मिलाएंगे XY हमें ये रिजल्ट मिलेगा। तो बेटे यहां पर ये दोनों की दोनों जो महिलाएं हैं ये कैसी महिलाएं हैं, ये महिलाएं हैं सामान्य महिला। तो सामान्य महिला यहां पर कितने परसेंट हुई, 50%। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि सामान्य महिला जो होगी बेटे ये यहाँ पर सामान्य महिला होगी 50%। उसके बाद में ये यहाँ पर हमारे पास में होगा रोगी नर, तो ये रोगी नर होगा 25% और ये होगा यहाँ पर सामान्य नर, और सामान्य नर भी यहाँ पर 25% होगा। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन आते हैं और इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखेंगे तो बेटे सोल्व हो जाएंगे, लेकिन आपको पहले इनका जीनोटाइप याद रखना रहेगा कि अगर सामान्य नर पूछा जाए तो XY आएगा, सामान्य महिला पूछा जाए तो XX आएगा। अब रोगी नर पूछा जाए तो X के ऊपर जीन आएगी बेटे, Y के ऊपर नहीं आएगी, और अगर रोगी महिला है तो दोनों X पर जीन आएगी, और अगर वाहक महिला पूछी जाए तो एक X पर जीन होगी, एक पर नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या याद है कि बेटे यहाँ पर सामान्य पुरुष का विवाह किसी वर्णांध्र वाहक महिला से कराया जाए, ये ध्यान रखना, वर्णांध्र वाहक महिला से कराया जाए तो उत्पन्न संतानों के बारे में बताइए। तो 50% संतानें सामान्य लड़कियां होगी और 25% जो लड़के वो बेटे रोगी होंगे और 25% जो लड़के हैं वह सामान्य होंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास में एक टॉपिक था बेटे जिसको अपन ने यहां पर कहा वर्णांध्रता। तो याद रह जाएगा वर्णांध्रता, यानी वर्णांध्रता जो है वह बेटे एक प्रकार की ऐसी बीमारी है जिसमें जो रोगी पुरुष या रोगी जो महिला या पुरुष होता है वह लाल, हरे और नीले रंग में भेद नहीं कर पाता है, और इस आधार पर ये लाल, हरे, नीले रंग के आधार पर ये 3 प्रकार की होती है। प्रोटोनोपिया जो लाल रंग से संबंधित है, ड्यूटेरोनोपिया जो हरे रंग से संबंधित है, और ट्राइटोनोपिया जो नीले रंग से संबंधित है। तो ये तो था हमारे पास में, यानी कौन सा जो है वर्णांध्रता। अगला आनुवांशिक विकार जो आता है बेटे, यह आनुवांशिक जो विकार होगा ये विकार होगा यहाँ पर वंशावली, यानी इसको पेडिग्री एनालिसिस कहेंगे, वंशावली या पेडिग्री एनालिसिस। इसको बेटे थोड़ा ध्यान से समझना है आपको कि ये वंशावली होती क्या है। तो जो बेटे आनुवांशिकी लक्षण होते हैं, यह आनुवांशिकी लक्षणों के आधार पर किसी वंश के इतिहास के बारे में पता करना, यह कहलाता है वंशावली या फिर पेडिग्री एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि जो आनुवांशिक रोग होते हैं बेटे ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो आनुवांशिकी रोगों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्थानांतरण है इसके बारे में पता लगाने के लिए भी अपन इसका पेडिग्री एनालिसिस का उपयोग करेंगे। और पेडिग्री एनालिसिस में होता यह है बेटे कि यहां पर जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, और इन लक्षणों के स्थानांतरण के आधार पर यानी मनुष्य के वंश के
पूर्वजों के बारे में जानकारी लेना, ये वंशावली विश्लेषण कहलाता है। तो यहां आप देखिएगा कि वंशावली विश्लेषण क्या है बेटे, कि वंशागति के आधार पर, यानी वंशागति के आधार पर किसी वंश के इतिहास का पता लगाना, किसी वंश के इतिहास का पता लगाना। तो ये आप थोड़ा सा याद रखना कि वंशावली विश्लेषण का मतलब होता है कि वंशागति के आधार पर किसी वंश के इतिहास का पता लगाना। तो किसी वंश के इतिहास का पता, अब वंशागति क्या है, तो वंशागति में भी आपको याद रखना है कि अब इसको कहते किसे हैं, तो आनुवांशिकी लक्षण, आनुवांशिकी लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण के आधार पर, स्थानांतरण के आधार पर मनुष्य के वंशों के इतिहास, मनुष्य के वंशों के या बेटे इसको आप कह सकते हो पूर्वजों के, यहां भी ये भी आप कह सकते हैं कि वंशों के, या फिर आप इसमें यहां पर लिख सकते हैं कि वंशों या फिर उसके पूर्वजों के बारे में पता लगाना। तो एक बार और आप देख लीजिएगा कि यहां पर वंशावली विश्लेषण क्या होता है। तो पहले मैंने आपको क्या बताया था कि वंशागति के आधार पर किसी वंश के इतिहास, ये ध्यान रखना बेटे, किसी वंश के इतिहास का पता लगाना। तो अब ये वंशागति क्या होती है कि आनुवांशिकी जो लक्षण होते हैं, तो आनुवांशिकी जो लक्षण होते हैं बेटे वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो आनुवांशिकी लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण के आधार पर मनुष्य के वंश या पूर्वजों के इतिहास का पता लगाना कि ये उसके दादा या उसके परदादा कैसे थे, उनमें किस तरह से लक्षण जो है बेटे ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले आ रहे हैं। तो ये जो पता लगाना इसे कहते हैं वंशावली विश्लेषण। तो ये वंशावली विश्लेषण है और इस विश्लेषण के आधार पर क्या किया जाता है बेटे, आनुवांशिकी रोगों का, यह भी याद रखना, आनुवांशिकी रोगों के स्थानांतरण, आनुवांशिकी रोगों का जो स्थानांतरण है वह स्थानांतरण के बारे में इसी के द्वारा पता लगाया जाएगा। आनुवांशिकी रोगों के स्थानांतरण की जानकारी पीडिग्री विश्लेषण द्वारा की जानकारी ली जाती है, या की जानकारी, ध्यान रखना बेटे, आनुवांशिकी रोगों के स्थानांतरण की जानकारी। तो ये तीन बिंदु आपको याद रखना है वंशावली विश्लेषण। तो आगे मैं रिपीट कर रहा हूं कि वंशावली विश्लेषण को पहले ध्यान से समझ लेना। अपन इसकी ट्रिक पढ़ने वाले हैं कि किस ट्रिक से अपन ये यहाँ पर रोग का पता लगाएंगे। तो बेटे एक तो वंशागति के आधार पर किसी वंश के इतिहास का पता लगाना, ये याद रखना, या फिर आनुवांशिकी लक्षणों के आधार पर या आनुवांशिकी लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के स्थानांतरण के आधार पर मनुष्य के वंशों या पूर्वजों के बारे में पता लगाना। या फिर याद रखें बेटे कि वंशावली विश्लेषण के आधार पर क्या किया जाता है, आनुवांशिकी रोगों के स्थानांतरण की जानकारी ली जाती है। अब यहां आपको याद रखना है कि वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त प्रतीक, यानी यहां पर याद रखना है वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त प्रतीक, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन कौन से प्रतीक या कौन कौन से सिंबल इस पीडिग्री एनालिसिस में आप काम में लेंगे। तो बेटे पहला प्रतीक आप लेना यहां पर ये वाला। तो अगर इस तरह से मैं लिख रहा हूं तो ये यहां पर याद रखना बेटे, ये होगी सामान्य महिला,
सामान्य महिला। तो बच्चों याद रखना, और अगर मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं डिब्बे में, ये सर्कल में, स्क्वायर में, तो बेटे ये होगा यहां पर सामान्य पुरुष, सामान्य पुरुष। तो ये तो ध्यान रखना, पहली जानकारी, ये दूसरी जानकारी। तीसरी जानकारी यहां पर लेना बेटे, अगर यहां पर ये गोला, इसको आप इस तरह से डार्क कर दें, गोले को, ये ध्यान रखना, इसको पूरे को अगर आप डार्क कर दें तो बेटे ये जो डार्क गोला रहेगा, ये डार्क गोला क्या होगा, तो ये डार्क गोला होगा यहाँ पर रोगी मादा, यहाँ पर ये रोगी मादा होगी। और अगर यहाँ पर इसे आप ले लें, यानी इस तरह से स्क्वायर, और स्क्वायर को भी अगर आप इस तरह से डार्क कर दें तो बेटे ये जो डार्क होगा, यानी फुल जो स्क्वायर होगा, ये होगा यहाँ पर रोगी नर, रोगी नर। तो अच्छी तरह से याद रख ले कि बेटे अगर स्क्वायर बिल्कुल खाली है, रिक्त है, ये सामान्य महिला को प्रदर्शित करेगा, और अगर ये जो स्क्वायर है, ये तो सर्कल है बेटे जो सामान्य है, खाली है, और अगर खाली स्क्वायर आपको नजर आए तो फिर ये सामान्य पुरुष होगा। भरा हुआ सर्कल आपको नजर आए तो रोगी मादा होगी, और अगर भरा हुआ आपको स्क्वायर नजर आए तो फिर ये रोगी नर होगा। अगला प्रतीक यहां पर अपन देखते हैं, तो अगला प्रतीक जो होगा बेटे, ये होगा हमारे पास में 5वें नंबर का। तो 5वें नंबर का जो प्रतीक होगा ये इस तरह से होगा, ये यहाँ पर ये इस तरह से अपन बनाते हैं। तो इसको आप लेना, इसको विवाह, इसको यहाँ बोला जाएगा विवाह, या फिर इसमें आप लिखोगे मैथुन क्रिया, यानी इस कंडीशन को आप विवाह या फिर मैथुन कहेंगे। छठा विश्लेषण जो प्रतीक आपके सामने होगा ये इस तरह से होगा बेटे, यहाँ पर ये दो आपको याद रखने हैं, इसको बोलेंगे यानी रिश्तेदारों में विवाह, रिश्तेदारों में विवाह, विवाह, रिश्तेदारों में विवाह। तो बच्चों याद रखना कि अगर यहां पर केवल इस तरह से आए नॉर्मल, तो ये तो विवाह होगा या फिर मैथुन होगा। अगर दो लाइन आ जाए तो फिर ये रिश्तेदारों में विवाह होगा, यानी नजदीकी संबंध, है ना, नजदीकी संबंध में, ये जैसे मान लेते हैं चाचा चाचा में, या खाला खाला में, या पुप्पो, जिस तरह से भी बेटे नजदीकी संबंध होगा उनमें विवाह होगा। तो इसको आप ये प्रतीक से याद रखेंगे। चौथा आप यहाँ पर 7वें नंबर का जो प्रतीक है वह इस तरह से याद रखेंगे कि ये यहाँ पर अपन ने लिया है, तो यहाँ, और इसके बाद में ये अगली जेनरेशन यहाँ पर लें तो मान लेते हैं इस तरह से, यहाँ पर ये संतानें यहाँ उत्पन्न हो रही है, ये कोई सी भी संतानें हैं, अपन ने यहाँ पर ये बनाया। तो बेटे ये यहाँ पर तो कहलाएगा जनक, और ये कहलाएगी इसकी संतति, ये इसकी कहलाएगी संतति। तो ये तो प्रथम पीढ़ी होगी और ये इसकी दूसरी पीढ़ी होगी। तो ये तो याद रखना है कि ये तो प्रतीक है। अब यहाँ मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ मैं आपको बता रहा हूं बेटे कि यहाँ पर इसको निकालेंगे कैसे। तो यहाँ वंशावली जो विश्लेषण है ये दो विधि के आधार पर निकाला जाता है। तो वंशावली विश्लेषण का ज्ञात करने का तरीका ये आपको याद रखना है। वंशावली विश्लेषण, वंशावली विश्लेषण के ज्ञात करने का तरीका, ज्ञात करने का तरीका, ज्ञात करने का तरीका। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, वंशावली विश्लेषण के ज्ञात करने का तरीका। तो तरीके में अपन सबसे पहले लेंगे विधि नंबर 1, विधि नंबर 1। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। पहली विधि अपन लेंगे कि रोगी, यहां पर याद रख बेटे, रोगी संतति, रोगी संतति। तो ये विधि यहां पर आपको याद रखनी है, या इसको अपन अगली स्टेप में यहां पर लेंगे, या नहीं देख लीजिएगा आप इसमें कि रोगी संतति, रोगी संतति, रोगी संतति के जनक भी रोगी होंगे, रोगी होंगे। ये आपको पहला स्टेप याद रखनी है कि रोगी संतति के जनक भी रोगी होंगे। अब अगर ये जवाब बेटे यहां हमारे पास में हां के रूप में आता है, हां के रूप में आता है, तो फिर याद रखना ये वाली हमारे पास में वंशावली होगी डोमिनेंट, डोमिनेंट, यानी इसे आप कहेंगे प्रभावी, इसे प्रभावी आप कहेंगे। अगर जवाब हमारे पास में नहीं के रूप में आता है तो फिर इसे आप कहेंगे अप्रभावी,
यानी रिसेसिव, रिसेसिव यानी ये है अप्रभावी। तो एक तो आप यहां पर अच्छी तरह से देख ले कि बेटे यहां पर पहला बिंदु था हमारे पास में कि वंशावली विश्लेषण को ज्ञात करने की विधि। तो पहली विधि यहां पर है कि रोगी संतति के जनक भी रोगी होंगे। यानी यहां आप देख लें कि रोगी संतति के जनक रोगी कैसे होंगे कि यहां पर ये हमारे पास में ये कोई बेटे जनक है, और हम यहाँ पर ये बनाते हैं कि ये यहाँ पर कोई लड़का है, ये यहाँ पर लड़की है, और बेटे ये लड़का है। कोई से भी यहाँ पर अपन ले लेते हैं कि इनके जो जनक है, ये यहाँ पर ये जनक है, और ये मान लेते हैं इसकी कोई सी भी संतति, ये वाली भी जो है क्या कहते हैं रोगी है, रोगी है। तो यहाँ आप देख लें कि यहाँ पर संतति भी रोगी है और इस रोगी संतति के जनक भी रोगी है। तो बेटे ये किस रूप में जा रहा है जवाब? ये जवाब यहाँ पर जा रहा है हाँ के रूप में। तो हाँ, और हाँ होगी तो फिर यहाँ पर ये क्या होगी आपके पास में? यहाँ पर बेटे होगी ये संतति कौन सी होगी? यानी यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये प्रभावी होगी, यानी ये डोमिनेंट है। और अगर बाय द वे ये संतति तो रोगी होती, लेकिन अगर ये सामान्य होती तो जवाब जाता नहीं के अंदर। तो एक बार पहली स्टेप आप देख लें। पहली स्टेप में आपको क्या याद रखना है कि रोगी संतति के जनक भी रोगी होना चाहिए। अगर बेटे रोगी संतति के जनक रोगी हैं तो फिर दो कारण आपको याद रखना, हाँ या ना। अगर हाँ है तो वह वंशागति होगी डोमिनेंट यानी प्रभावी, और अगर नहीं है तो वह संतति होगी अप्रभावी यानी रिसेसिव। तो ये तो विधि नंबर 1। अब यहां पर आगे चलते हैं विधि नंबर 2। तो यहां इसकी जो विधि नंबर 2 है, विधि नंबर 2, तो विधि नंबर 2 में ध्यान रखना हमारे पास में दो वंशागति आई थी, प्रभावी और अप्रभावी। तो यहां मैं लिख रहा हूं कि ये हमारे पास में है डोमिनेंट, डोमिनेंट ये आगे से यहाँ पे, और दूसरी रेशियो हमें जो प्राप्त हुई थी वो हुई थी बेटे रिसेसिव, रिसेसिव। तो डोमिनेंट यानी ये तो क्या है प्रभावी, और ये है इसको आप क्या कहोगे अप्रभावी। ये कैसे प्राप्त हुई? तो याद है ना कि जवाब अगर हाँ में आया था तो बेटे प्रभावी, और जवाब अगर नहीं में आया है तो फिर वह है अप्रभावी। तो यहां थोड़ा सा आपको याद रखना है कि इस तरह से आपको, यानी यहां आपको याद रखना है कि जवाब अगर यहां पर हाँ में आएगा, यानी यहां याद रखना जवाब यहां पर हाँ में था, तो हाँ में था तो उसे प्रभावी कहा था। यहां जवाब बेटे नहीं में था तो उसे आपने कहा था अप्रभावी, अप्रभावी। तो अब आप देखो कि अगर प्रभावी है तो स्टेप नंबर 2 में क्या याद रखना है कि यहां पर रोगी नर, ये ध्यान रखना, रोगी नर के पिता, रोगी नर की माता आएगी बेटे यहां पर, रोगी नर की माता, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये स्टेप है, यही सबसे मेन है इसमें। रोगी नर की माता, रोगी नर की माता व पुत्रियां, व पुत्री रोगी होंगे, पुत्री रोगी होंगे, ये आपको याद रखना है। यानी अगर प्रभावी है तो आपको इसको नर के रूप में याद रखना है कि रोगी नर की माता और पुत्रियां भी रोगी होगी। अब यहां पर अगर जवाब बेटे हाँ में जाता है, अगर जवाब यहां पर हाँ में जाता है तो फिर याद रखना ये होगा सेक्स लिंक यानी लिंग संलग्न वंशागति, जिसको आप कहोगे सेक्स लिंक, से इसको बोलेंगे लिंग संलग्न, लिंग संलग्न, लिंग संलग्न यानी लेंगे। और जवाब अगर यहां पर नहीं में जाता है तो फिर यह वंशागति होगी बेटे यानी ऑटोसोमल, ऑटोसोमल यानी अलिंगी, अलिंगी। तो ये थोड़ा सा याद कर लें कि अगर आपके पास में रिजल्ट डोमिनेंट के रूप में आया है, ये ध्यान रखना रिजल्ट कैसा आया है, डोमिनेंट के रूप में आया है। तो डोमिनेंट के रूप में अगर रिजल्ट आया है तो बेटे यहां पर आपको देखना है कि रोगी नर की माता और पुत्रियां, यानी पुत्रियां कर सकते हैं आप, पुत्रियां रोगी हो गए।
है ना, रोगी होंगे। जैसे यहाँ आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर रोगी नर की माता और पुत्रियां रोगी होंगे। अगर जवाब हाँ में आता है तो बेटे लिंग संलग्न वंशागति होगी, और जवाब अगर नहीं में आता है तो फिर ये ऑटोसोमल यानी अलिंगी होगी। यहां आपको याद रखना है, अगर अप्रभावी है तो यहां आपको लिखना है रोगी माता या रोगी महिला, रोगी महिला के पिता तथा पुत्र रोगी होंगे, रोगी होंगे। समझना, पहले यहां पर रोगी नर था, उसकी माता और पुत्रियों के बारे में देखा। यहां रोगी महिला है, उसके पिता और पुत्र के बारे में देखा। अब वही यहां से दो रिजल्ट मिलेंगे। अगर जवाब बेटे हाँ आता है, अगर जवाब यहां पर क्या आता है, हाँ आता है, तो हाँ जवाब अगर आता है यानी हाँ, तो बेटे ये यहां पर होगी वही लिंग संलग्न यानी सेक्स लिंक, यानी इसको बोलेंगे लिंग संलग्न, लिंग सहलग्न वंशागति। और अगर जवाब यहां पर नहीं आता है तो फिर ये वही होगी बेटे यानी ऑटोसोमल, ऑटोसोमल यानी अलिंगी, अलिंगी। तो बेटे ये दो विधियां हैं जिसके आधार पर आपको पी डिग्री विश्लेषण ज्ञात करना है। विधि नंबर 1, तो विधि नंबर 1 में क्या होगा कि रोगी संतति के जनक भी रोगी होंगे। ये पहले याद करें, क्या बोला मैंने, रोगी संतति के जनक भी रोगी होंगे। जवाब हाँ में आता है तो फिर डोमिनेंट होगी, जवाब नहीं में आता है तो रिसेसिव होगी। ये तो पहली विधि याद करना। अब बेटे दूसरी विधि में जो डोमिनेंट है, डोमिनेंट, तो यहां आपको याद रखना है कि रोगी नर की माता और पुत्रियां भी रोगी होगी। अब जवाब अगर हाँ में आता है तो लिंग संलग्न वंशागति, और जवाब अगर नहीं में आता है तो अलिंगी वंशागति। दूसरा यहां पर है अगर अप्रभावी, तो अप्रभावी का मतलब है रोगी महिला के पिता और पुत्र ये क्या होंगे, रोगी। ये याद करना। अब अगर ये जवाब हाँ में आता है, ये जवाब बेटे यहां पर अगर हाँ में आता है, ये जवाब अगर यहां पर हाँ में आता है तो ये लिंग संलग्न वंशागति होगी, और जवाब नहीं में आता है तो फिर ये ऑटोसोमल यानी अलिंग वंशागति होगी। तो यहां आगे अपन देखते हैं यानी वंशावली विश्लेषण के प्रकार। यहां पर होगा हमारा अगला वंशावली विश्लेषण के प्रकार। वंशावली विश्लेषण के प्रकार। तो बेटे ये ध्यान रखना, ये होती है 4 प्रकार की। ये आपको याद रखना है कि वंशावली जो विश्लेषण है ये 4, और ये 4 प्रकार की को कैसे निकालते हैं वो अपन को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पहला प्रकार जो होगा इसका, ये होगा ऑटोसोमल, यानी पहले ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये याद रखना बेटे, ऑटोसोमल डोमिनेंट, यानी इसको आप कहोगे यानी अलिंगी प्रभावी। तो एक तो ये याद रखना। दूसरा यहां पर होते बेटे ये यानी ऑटोसोमल, और ये होगी रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव, यानी इसको आप कहोगे अलिंगी अप्रभावी। तो दूसरे नंबर की जो विश्लेषण है ये है ऑटोसोमल यानी रिसेसिव। तीसरे नंबर की याद रखना बेटे, ये है हमारे पास में सेक्स लिंक डोमिनेंट, सेक्स लिंक डोमिनेंट, यानी इसे आप कहेंगे लिंग संलग्न और साथ में प्रभावी, लिंग संलग्न प्रभावी। और चौथे नंबर की जो होगी यहाँ पर, ये चौथे नंबर की होगी बेटे हमारे पास में यानी सेक्स लिंक रिसेसिव, यानी से आप कहेंगे लिंग संलग्न अप्रभावी। तो बच्चों अच्छी तरह से याद कर लें कि यहां पर हमारे पास में ये वंशावली विश्लेषण के प्रकार।
तो वंशावली विश्लेषण के प्रकार में ये 4 उदाहरण आपको याद रखना है। 4 प्रकार बच्चों याद रखना है कि पेडिग्री एनालिसिस जो है ये 4 प्रकार की होती है। पहली तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, फिर ऑटोसोमल रिसेसिव है, सेक्स लिंक डोमिनेंट है और सेक्स लिंक रिसेसिव है। अब इनको निकालते कैसे हैं, यानी ये आपको बेटे एक चार्ट दिया जाएगा और उस चार्ट के आधार पर ये बताया जाएगी कि कौन सी वंशागति कैसी है। तो आइए अपन देखते हैं कि यहाँ पर इनके उदाहरण यहाँ पर अपन देखते हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं इसके उदाहरण। तो उदाहरण में ये बेटे पहला उदाहरण है जो ये डायग्राम आपके सामने है। अब इस उदाहरण में अपन को बताना है कि ये जो वंशागति है ये बेटे 4 पीढ़ियों तक देखनी है अपन को। ये वाली यहाँ पर पहली पीढ़ी है, ये यहाँ पर इसकी दूसरी पीढ़ी है और ये यहाँ पर ये वाली इसकी तीसरी पीढ़ी है और ये वाली इसकी चौथी पीढ़ी है। तो ध्यान रखना 4 पीढ़ियों तक ये उदाहरण नंबर 1 आपको देखना है। तो पहला उदाहरण यहाँ पर अपन ले रहे हैं और ये वंशावली है जो 4 पीढ़ियों तक है। तो इसको ज्ञात करने की विधि अपन देखते हैं पहले, यानी विधि नंबर 1। तो विधि नंबर 1 में आपको क्या देखना है कि सभी संतति के जो जनक होंगे सभी क्या होंगे, रोगी। याद रखना बेटे, यानी विधि नंबर क्या है, संतति के जनक, संतति के जनक। कौन सी संतति बेटे, रोगी, यानी रोगी संतति के जनक रोगी होंगे। अब यहां पर देखो बेटे, रोगी संतति के जनक रोगी होंगे, हाँ या ना में जवाब देना है। तो यहां पर ये संतति रोगी, इसका जनक भी बेटे रोगी है। यहाँ पर यहाँ पर संतति में कोई रोग नहीं है तो जनक कोई रोगी नहीं है, लेकिन यहाँ पर संतति रोगी है तो इसका जनक भी रोगी है। यानी यहाँ पर जवाब क्या जाएगा, यहाँ जवाब जाएगा हाँ। तो बेटे हाँ, यहाँ पर जो जवाब गया ये जवाब हमारा किस में गया, ये जवाब गया हाँ में। तो जब हाँ में जवाब गया तो बेटे हाँ में जवाब गया तो फिर ये हमारे पास में क्या है, यानी ये है डोमिनेंट। तो एक बार और देख लें कि पहली विधि क्या है, रोगी संतति के जनक भी रोगी होंगे। तो यहाँ सबसे पहले रोगी संतति ढूंढो। तो बेटे ये रोगी संतति है तो इसका जनक देख लो आप, ये रोगी है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद में ये रोगी संतति है तो इसका जनक देखो, ये भी रोगी है ना। यहाँ पर बेटे ये यहाँ पर रोगी संतति है तो इसका जनक भी रोगी है, यानी रोगी संतति के जनक भी रोगी होंगे। तो यहाँ जवाब जा रहा है हाँ में, और जब हाँ में जवाब जाता है तो बेटे फिर क्या होगी, ये डोमिनेंट होगी। क्लियर। अब आगे देखते हैं कि विधि नंबर 2, विधि नंबर 2। तो विधि नंबर 2 क्या है बेटे, अगर डोमिनेंट है, अगर यहाँ हाँ में जवाब आया है, हाँ में जवाब आया है तो बेटे ये डोमिनेंट है। और अगर डोमिनेंट वाली होती है तो फिर आपको देखना है कि यहाँ पर रोगी नर, यहाँ पर आपको देखना है कि रोगी नर की माता व पुत्रियां रोगी होगी, रोगी नर की माता व पुत्रियां रोगी होगी। अब यहां पे भी आप देखना है जवाब हाँ में जाता है या ना में जाता है। तो बेटे रोगी नर की पुत्रियां, तो रोगी नर की पुत्रियां, यहां पर आप देखिएगा कि यहाँ ये जो रोगी नर है तो ये इसकी पुत्रियां कुछ है ही नहीं यहाँ पर, है ना। उसके अलावा यहाँ पर कोई रोगी नर नहीं है तो यहाँ जवाब जा रहा है बेटे यहाँ पर नहीं में, यहाँ जवाब जाएगा नहीं में, क्योंकि रोगी नर के नीचे कोई पुत्रियां नहीं है, सिर्फ माता जरूर है लेकिन पुत्रियां नहीं है। तो जवाब किस में गया, नहीं में। तो नहीं में जब जवाब गया तो फिर ये आपके सामने हो जाएगी, यानी ऑटोसोमल, ऑटोसोमल। तो पूरा जवाब आएगा, ये जो पेडिग्री एनालिसिस है ये एनालिसिस को बेटे ऑटोसोमल यानी डोमिनेंट। तो इसका जवाब आंसर क्या गया कि ये जो वंशागति है ये वंशागति है ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब यहां देखते हैं अपन बेटे इस विधि के अंदर, यहां पर देखते हैं कि इस विधि में आपके पास में क्या है, यहां देखते हैं अपन। तो इस विधि में विधि नंबर 1, विधि नंबर 1, तो विधि नंबर 1 यहां से पढ़ लीजिएगा कि रोगी संतानों के जनक भी रोगी होंगे। तो बेटे ये यहाँ पर रोगी संतान है, ये रोगी संतान है तो इसके जनक कोई रोगी नहीं है, है ना। ये यहाँ पर रोगी संतान है, इसके यहाँ पर जनक कोई रोगी नहीं है। तो पहली विधि में जवाब जाएगा नहीं, पहली विधि में
जवाब जाएगा नहीं। देख समझना ध्यान से कि विधि नंबर 1 क्या कहती है, रोगी संतति के जनक भी रोगी होंगे। तो यहाँ रोगी संततियां जो है उनके जनक रोगी नहीं है, और जवाब जब नहीं में जाएगा तो ये वंशागति होगी रिसेसिव, यानी ये होगी हमारे पास में अप्रभावी, ये अप्रभावी। विधि नंबर 2 में अपन को क्या देखना है, विधि नंबर 2 में अपन को ये देखना है बेटे कि यहां पर जो अगर रिसेसिव आता है, तो रिसेसिव आता है तो हमें यहां पर देखना है कि रोगी यानी रोगी महिला, रोगी महिला के पिता, रोगी महिला के पिता व पुत्र रोगी होंगे। यहां पर अगर बेटे अप्रभावी रूप में आता है तो महिला के पिता और पुत्र के बारे में जाना जाता है, और अगर यहां पर डोमिनेंट आता है तो फिर यहां पर जो है नर है उसकी माता और पुत्रियों के बारे में जाना जाता है। तो विधि नंबर 2 है रोगी महिला के पिता व पुत्र रोगी होंगे। तो जवाब क्या जाएगा बेटे, यहां पर जवाब देखो, रोगी महिला के पिता व पुत्र, तो रोगी महिला ये है। अब रोगी महिला के जो पिता है वह सामान्य है, तो यहां पर जवाब जाएगा यानी नहीं। और जब नहीं के रूप में जवाब जाएगा तो ये होगा बेटे यहां पर ऑटोसोमल, ऑटोसोमल। तो यहां इसका जो आंसर जाएगा, ये आंसर जाएगा बेटे ऑटोसोमल, ऑटोसोमल रिसेसिव, रिसेसिव, यानी इसको आप कह सकते हो ये वंशागति है अलिंगी अप्रभावी वंशागति, जिसका उदाहरण है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ये 2 उदाहरण बेटे आपको ध्यान से देखना है कि यहां पर एग्जांपल नंबर 1 ये 4 पीढ़ियां हैं, और 4 पीढ़ियों में अपन ने पहली विधि से देखा कि रोगी संतति के जनक भी रोगी होंगे। तो यहां आप देख लीजिएगा कि रोगी संतति यहां पर है तो इसका जनक भी रोगी है, ये एक रोगी संतति यहां पर है, इसका जनक भी रोगी है, और यहां कोई रोगी संतति नहीं है तो जनक भी कोई रोगी नहीं है। तो रोगी संतति के जनक रोगी है तो हाँ, और जब हाँ में जवाब जाएगा तो बेटे ये क्या होगा, डोमिनेंट होगा। तो विधि नंबर 1 से पता लग गया कि ये डोमिनेंट है यानी प्रभावी है। उसके बाद में विधि नंबर 2 आएगी, अगर डोमिनेंट वाली होगी तो फिर बेटे आपको विधि नंबर 2 में देखना है कि रोगी नर की माता व पुत्रियां भी रोगी होगी। तो यहां आप देखो कि रोगी नर, तो रोगी नर की सबसे पहले तो कोई पुत्रियां नहीं है, तो फिर ये जवाब जाएगा नहीं में। तो नहीं में जवाब जाते ये क्या हो जाएगी, ऑटोसोमल हो जाएगी। तो ये वंशागति है ऑटोसोमल डोमिनेंट यानी अलिंगी प्रभावी। यहां आप देखो बेटे उदाहरण नंबर 2 में ये 3 पीढ़ी आपको दे रखी है। तो पहली पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी है। विधि वही होगी पहले वाली कि रोगी संतति के जनक भी रोगी होंगे। तो बेटे यहां पर ये रोगी संतति है, जनक रोगी नहीं है, रोगी संतति जनक रोगी नहीं है, रोगी संतति जनक जो है क्या कहते हैं रोगी नहीं है। तो पहली विधि में जवाब जाएगा नहीं, और नहीं में जवाब जाएगा तो पहली विधि का जो नहीं का जवाब होगा वो होगा अप्रभावी। यहां तक क्लियर। फिर यहां पर विधि नंबर 2 अगर अप्रभावी आता है तो फिर वहां देखा जाएगा रोगी महिला के पिता व पुत्र भी रोगी होंगे। अब यहां देखो रोगी महिला के यानी पुत्र, तो यहां आप देखो बेटे कि ये पुत्र है, तो इसके जो यहाँ पर रोगी महिला है, तो सबसे पहले रोगी महिला ये है, और इसके ना तो कोई पिता जो है क्या कहते हैं रोगी है और ना ही इसके पुत्र कोई रोगी है। तो ये जवाब भी जाएगा नहीं में। तो बेटे नहीं में जवाब जाएगा तो ये हो जाएगी ऑटोसोमल। तो फिर ये वंशागति होगी यानी अलिंगी अप्रभावी यानी ऑटोसोमल रिसेसिव। तो इस तरह से बेटे यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो है वंशागति किस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी भी पीढ़ी में होती है। तो ये था बेटे हमारे पास में पीढ़िगिरी वंशावली। तो पीढ़िगिरी वंशावली बेटे यहाँ पर पूरी होती है, और इसी के साथ में मोशन मंच की ओर से आपको एक बार फिर धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।